कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। आज आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। कई जिलों से ट्रैक्टर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे किसान, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत से किसान आएंगे। राजभवनों के बाहर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। तो आज पूरे 7 महीने हो जाएंगे कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसके, और इस मौके पर सभी आंदोलनकारी मिलकर एक ट्रैक्टर रैली भी निकालने जा रहे हैं। राजभवनों के बाहर प्रदर्शन होगा अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का किस तरह आज हल्ला बोल होने जा रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। वेस्ट यूपी के तमाम जिलों से ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचेंगे, राजभवनों पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। राजभवनों के बाहर आज खास तौर पर प्रदर्शन होने जा रहा है। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर आज प्रदर्शन करेंगे आंदोलनकारी किसान। 7 महीने पूरे हो रहे हैं इस आंदोलन के और इस मौके पर ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी चल रही है। अलग अलग जिलों से किसान ट्रैक्टर समेत यहां पहुंचेंगे। इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है। एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। तमाम राज्यों में जहां भी राजभवन है वहां पर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। बात करते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के चुनाव की। आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन होगा। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जा सकेगा और दोपहर 3 बजे के बाद से नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो जाएगी। 3 बजे तक नामांकन होगा, फिर उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच। बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे और सभी 75 जिलों में आज प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव में सियासी दल अपना दम खम ठोक रहे हैं, दिखा रहे हैं। 75 जिलों में होने वाले इस जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन होना है। तो समय है 11 बजे से 3 बजे तक। और 2 संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीतीश हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं, तो उबैदुर रहमान मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, सबसे पहले आपके पास आना चाहते हैं, क्या इंतजाम, क्या तैयारियां हैं और कब जो प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों के नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे? राजीव, अगर बनारस की बात करें तो बनारस में पूनम मौर्य जो कि बीजेपी पद से प्रत्याशी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष की, वो 12 बजे सर्किट हाउस में नामांकन करेंगी और उस वक्त सर्किट हाउस में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की मौजूदगी में ये नामांकन होगा और कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह से बनारस की सीट हॉट सीट मानी जा रही है, कहा जा रहा है कि साख का सवाल है बनारस की सीट, और उस सीट के नामांकन के दौरान मंत्री की मौजूदगी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को बल प्रदान करेगी। आपको बता दें कि यहाँ का सियासी समीकरण बहुत उलझा हुआ सा समीकरण है। समाजवादी पार्टी अपने दावे ठोक रही है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो 11 यादव बाहुल्य उसके जो प्रतिनिधि हैं वो उन्होंने जीत हासिल की है। उसके बाद अन्य जातियां हैं, उस पर वो दावे ठोक रही है और इसके साथ ही बीजेपी इन सबसे इतर जोड़ तोड़ कह रही है कि जैसे तैसे अपनी एक तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को हासिल करना है। तो इन सारे जोड़ तोड़ के बीच आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। 12 बजे बीजेपी का नामांकन होना है और इस नामांकन में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहने वाले हैं। राजीव जी हाँ, बिल्कुल। तो किस तरह वाराणसी में तैयारियां हैं उसकी विस्तार से आपने जानकारी दी। रुख अब मुरादाबाद का करेंगे। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उबैद, यहां पर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में किस तरह से ताल ठोक रही हैं पार्टियां और किसके कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? देखिए आस्था, मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर शेफाली और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो अमरीन जहां हैं, इन दो के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। यहां पर कुल जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनकी संख्या है 39। 20 मेंबर जिसको मिल जाएंगे, जिसको 20 मेंबरों का समर्थन मिल जाएगा वो प्रत्याशी जीत जाएगा। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के जो जिला पंचायत के सदस्य चुने गए उसमें सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के 13 समर्थित सदस्य जीते थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अपना कोई समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए
नाम नहीं घोषित किया है। इस वजह से जो मुख्य मुकाबला है वो माना जा रहा है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। भारतीय जनता पार्टी की जो डॉक्टर शेफाली हैं उनके नॉमिनेशन के लिए जो प्रभारी मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह वो पहुंच चुके हैं। वहीं अगर राजनीतिक बात करें तो मुरादाबाद मंडल में रामपुर आता है। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने राम गोविंद चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको प्रभारी बना करके भेजा है कि ताकि जो आजम खान का गढ़ है रामपुर, वहां पर जिला पंचायत का चुनाव जीत सके। लेकिन मुरादाबाद में जो समीकरण है उसमें बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं, जो मेंबर हैं, वो किस तरफ जाएंगे, वो किसको अपना समर्थन देंगे, ये तय करेगा बहुत कुछ। आज जो है वो नामांकन कराने के लिए इन दोनों प्रत्याशियों का 11 बजे के बाद आने का समय है यहाँ कलेक्ट्रेट पर। जो शेफाली हैं भाजपा से और अमरीन जहां, तो वो आएंगे यहाँ पर आज अपना नॉमिनेशन करेंगे और 3 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी हम इस खबर पर चर्चा के लिए आपके पास आते रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उन्नाव से अगली खबर है। पानी में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई है। खेलते वक्त ये बच्चे गड्ढे में डूबे थे। मासूमों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मैदान में गलत ढंग से बनाए गए थे ये गड्ढे। कोतवाली उन्नाव के नुरुदी नगर मोहल्ले का ये मामला है, जहां पर 2 बच्चे खेल रहे थे और गड्ढे में गिर गए, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनकी मौतों के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, लोगों में गुस्सा है। पानी में डूबने के कारण 2 मासूमों की मौत हो गई है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से इन गड्ढों को मैदान में बनाया गया था और खेलते वक्त ये दोनों मासूम उसमें गिर गए। और अब पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरें शुरू करते हैं। वाराणसी पहुंचे प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन ने पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद अधिकारियों और मंडल पदाधिकारियों संग सर्किट हाउस में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। देवरिया में बदमाशों के हौसले बुलंद है। पहले एक युवक की हत्या के बाद धनवती गांव के शख्स पर भी हमला किया गया और उन पर फायरिंग की गई, कीमती चीजें लूट ली गई। बस्ती में जमीनी विवाद में दबंगों ने अपना कहर बरपाया। लाठी डंडा और धारदार हथियार से पीटकर कई लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस को दी गई तहरीर में 4 आरोपियों का जिक्र है। गुंडागर्दी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। कुशीनगर में गड्ढे में नहाने गए 10 वर्षीय किशोर की डूबकर मौत हो गई। ये युवक आदित्य ऑक्सीजन प्लांट की तरफ से किए गए गड्ढे में नहाने के लिए चला गया था। मऊ में ट्रेड टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर चलाने वाले युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक शख्स विदेश भेजने के लिए कुशल कामगारों के टेस्ट और उनके प्रशिक्षण का काम करता था। पुलिस की 3 टीमें खुलासे के लिए जुटी हुई हैं। गोंडा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, साथ ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल बच्चे को अगवा करके बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती। बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल का नेता बनाए जाने के बाद शाह आलम पहली बार गृह जनपद आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बसपा सरकार बनाने का दावा किया। गाजीपुर में नदी कटान से प्रभावित लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही। सेमरा गांव में लोगों की माने तो बचे हुए लोगों के लिए सिंचाई विभाग के तय मानक के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर अयोध्या से है। अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट देखेंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वीडियो डॉक्यूमेंट को देखेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी के अलावा 13 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पूरी मीटिंग में जुड़ेंगे और आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी इस विजन डॉक्यूमेंट को देखेंगे। अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बनाने का प्लान है और उसके तहत काम किस तरह चल रहा है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट उसके विजन डॉक्यूमेंट में आज देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिर्फ सीएम योगी ही नहीं बल्कि 13 सदस्य भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। क्या खास प्लान है? अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी है। अयोध्या में 1200 एकड़ में नव्य अयोध्या का निर्माण हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री भी इसमें जुड़ेंगे। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह भी होंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, श्रीलंका जैसे देश धार्मिक केंद्र के लिए प्लॉट ले सकेंगे। यहां पर आवास विकास परिषद अयोध्या में नव्य अयोध्या का निर्माण जो है वो करवाया जा रहा है। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये प्लान देखना, समझना है, विजन देखना है, तो कब ये विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे?
जी देखिए राजीव, अगर बात करें तो आज दिन में 11 बजे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ के कई सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे बैठक में। उत्तर प्रदेश के कई सारे मंत्री, इसमें अगर बात करें पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, इसके अलावा नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना, उड्डयन मंत्री नंदी और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, जिसमें अयोध्या के समग्र विकास की बात होगी कि अयोध्या को कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि ये जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, ये एक टीम ने तैयार किया है जो कि पूरे अयोध्या के जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके, अयोध्या के नागरिकों के साथ बातचीत करके और अयोध्या के जो प्रबुद्ध टीवी वर्ग है उनसे बातचीत करके ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, किस तरीके से अयोध्या को विकास किया जाए कि जहाँ पे सांस्कृतिक भी झलके और इसके साथ साथ आधुनिकता भी दिखे। इसको लेकर ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जिसकी समीक्षा आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, वो खुद देखेंगे और इसके बाद विकास कार्यों को आगे किया जाएगा। जी शुक्रिया अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, दूसरे पदाधिकारी जुड़ने वाले हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर कुछ बताया जा रहा है कि इससे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताया जाएगा कि क्या खास प्लान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का दूसरा दिन है आज और पैतृक गांव जाने से पहले 39 नामचीन लोगों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मिलना है। मुलाकात होगी कानपुर के सर्किट हाउस में, पुराने परिचितों से मुलाकात करेंगे। आईआईटी डायरेक्टर, सीएसए और कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से भी मिलेंगे। बीजेपी के 3 जिलाध्यक्षों से भी राष्ट्रपति मुलाकात करने वाले हैं। तो ट्रेन के जरिए वो अपने पैतृक गांव तक का, अब तक उन्होंने कानपुर तक का सफर तय किया है, बीच में रुके भी, संबोधित भी उन्होंने किया, अपना अनुभव भी उन्होंने साझा किया और अब सर्किट हाउस में कुछ परिचितों से मुलाकात करने वाले हैं। कानपुर में ही कई लोगों से मुलाकात के उनके कार्यक्रम रखे गए हैं, कई लोगों से मुलाकात उनकी होने वाली है। ये सभी नामचीन लोग जिसमें वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी के शामिल, दूसरी बड़ी हस्तियां हैं, उद्यमी इसमें शामिल है, चिकित्सक इसमें शामिल है, समाज सेवी इसमें शामिल है और उनके पुराने मित्र, पुराने परिचित मिलने वाले हैं। इसमें कुछ बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी बताए जा रहे हैं कि वो भी मिल सकते हैं। आईआईटी के डायरेक्टर भी इसमें शामिल हैं। तीनों जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो कानपुर में महामहिम रामनाथ कोविंद। जिस स्पेशल महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर पहुंचे, वो ट्रेन कितनी खास है और लोगों में इस ट्रेन को लेकर किस तरह की उत्सुकता देखी गई, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। यही वो महाराजा एक्सप्रेस विशेष ट्रेन है जिससे आज देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ कानपुर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रेन अभी कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लगी हुई है और कितनी खास है। और इस ट्रेन के साथ एक फ़ोटो कराने के लिए, इस ट्रेन के साथ एक झलक के लिए यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं, जब रामनाथ कोविंद यहाँ से राष्ट्रपति निकल गए उसके बाद किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, यहाँ तक कि जो रेलवे के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर इस ट्रेन के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय देख सकते हैं आप। और 15 साल के लंबे वक्त के बाद वो समय आया है जब देश के राष्ट्रपति ने ट्रेन से यात्रा की हो। इससे पहले 2006 में अगर बात करें तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देहरादून तक की यात्रा की थी इस ट्रेन से और 15 साल के बाद अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस ट्रेन से यात्रा की है। आज इस ट्रेन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी, उनके बेटे और उनकी बेटी यहाँ पर पहुँचे। ये रेलवे के वो लोग हैं जो आज राष्ट्रपति के साथ में इसी महाराजा एक्सप्रेस से कानपुर तक आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसा वो महसूस कर रहे हैं इस समय। क्या नाम है सर आप? जी, क्या नाम है आप? संजय जैन। संजय जी, वैसे तो बहुत बार ट्रेन में आप लोग चलते हैं, लेकिन आज की जो यात्रा रही आपकी, राष्ट्रपति उसी ट्रेन में थे, आप उसी ट्रेन में थे, उसको लेके क्या कहेंगे? मुझे उनको ला के बड़ा गर्व सा बहुत महसूस हुआ कि राष्ट्रपति को हमें सम्मान मिला। उनको करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली सफदरगंज से हम लोग चले और कानपुर तक आए। क्या राष्ट्रपति जी से मुलाकात भी हो पाई इस दौरान? नहीं, राष्ट्रपति जी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनको लेकर आए यहाँ तक, इसकी खुशी है आप? हाँ, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। वो कोच है जिसमें राष्ट्रपति यहाँ पर आए इस कोच में और यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका यहाँ पर स्वागत किया। आप देख सकते हैं कितनी खास ट्रेन है। फिलहाल सुरक्षा की वजह से राष्ट्रपति के यहाँ से बाहर निकलते ही ट्रेन के जो कोच के जितने भी कोच हैं उनके दरवाजे जो है बंद कर दिए गए हैं और यहीं पर ये पूरा रेड कारपेट बिछाया गया जिससे राष्ट्रपति की अगवानी को लेकर, और यहीं से राष्ट्रपति आने के बाद सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा, कानपुर। और अब खबरें अवध की सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए फटाफट खबरें शुरू करते हैं।
अयोध्या में वाहन चेकिंग के दौरान सड़क हादसा हो गया। एक ट्रक ने 2 पुलिस कर्मियों समेत 3 लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में 3 की मौत हो गई। 28 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लखनऊ दौरे को लेकर सख्त चेकिंग हो रही है। स्पेशल प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचेंगे और इसी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रयागराज में वकालत के पेशे से जुड़े अभिभावकों ने डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाए जाने की मांग की। बाराबंकी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपा ने नेहा को अपना प्रत्याशी बनाया। और अय्या में कई दिनों से गायब लड़की का पता नहीं चल पाया। ससुराल पक्ष ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वहीं लड़की पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। इजावा लाइन सफारी से एक राहत भरी खबर आई है। कोरोना की वजह से मनहसन हालत में पहुंचने के बाद दोनों ही शेरनी जेनिफर और गौरी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 1 जून से सफारी के खुलने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इटावा के मशहूर लायन सफारी में एक बार फिर से चहल पहल शुरू हो गई है। सफारी में शेरों को देखने दूर दराज से लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। दरअसल सफारी में शेरों को पर्यटकों को दिखाने के लिए अप्रैल 2021 में ही ट्रायल पूरा कर लिया गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने सफारी की 2 शेरनी गौरी और जेनिफर को 6 मई 2021 में अपनी चपेट में लिया था। अब गुरुवार 24 जून को भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान बरेली से दोनों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सफारी प्रशासन में खुशी की लहर है। ये मंडे को हमने IVRI बरेली भेजा था, कल उनकी रिपोर्ट आ गई है और दोनों ही शेरनियाँ जो है इसमें कोविड निगेटिव पाई गई हैं और उनकी जनरल कंडीशन एक नॉर्मल जैसे एक शेरनी होती है उस तरह से है। जो उनका नॉर्मल डाइट होता है वो नॉर्मल डाइट ले रही हैं, वाटर इंटेक भी नॉर्मल है, आउटपुट भी नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन स्टिल अभी वो हमारे ऑब्जर्वेशन में है क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उनसे सफारी पर्यटकों के लिए कोविड इंस्ट्रक्शंस के साथ जो प्रिकॉशनरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मास्क लगा करके आएंगे और एक सोशल डिस्टेंसिंग होगा, उसको फॉलो करते हुए हमने पर्यटकों के लिए सफारी को खोल दिया है। गूगल पे सर्च किया था, मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो मैंने ये सफारी देखी थी। मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पर ये खुली हुई मिली थी, तो मैं यहाँ पर आई थी घूमने के लिए। यहाँ पर हमने डियर्स देखे, भालू भी देखे और हमने खूब सारे शेर भी देखे। कोरोना संक्रमित दोनों शेरनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि चिकित्सकों ने कभी भी किडनी फेल होने की आशंका जताई थी, लेकिन सफारी प्रशासन ने हिम्मत नहीं हारी और दिल्ली, गुजरात और उत्तराखंड के कई वेटनरी डॉक्टरों की ऑनलाइन निगरानी में लगातार रखा गया, तब जाकर उन्हें बचा पाना संभव हुआ। ये हुआ, एक स्थिति तो ये थी कि ये लग रहा था कि एक शेरनी की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, क्रिएटिनिन बढ़ गया था इतना कि ये अब कभी भी कोलैप्स कर सकती है। लेकिन बहुत अथक प्रयास करने के बाद मैं तो इसको सौभाग्य समझता हूँ इटावा सफारी पार्क का कि हम लोग उनको कोविड से निकाल ले गए और वर्तमान में अब दोनों शेरनी हमारी स्वस्थ हैं। लायन सफारी पार्क 1 जून से ही पर्यटकों के लिए खुला है और भीषण गर्मी के बावजूद पर्यटक सफारी में पहुंच रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश के बढ़ने पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद फारिक की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी में आज क्या खास है, किस तरह की हलचल उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाली है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। आज फिर से गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं आंदोलनकारी किसान। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर ट्रैक्टर रैली की जाएगी। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर समेत कई जगह से आएंगे किसान। कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में आज इस दिन को मनाया जा रहा है। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे का दूसरा दिन है आज। पुराने परिचितों के साथ वो मुलाकात करेंगे। सर्किट हाउस में 39 नामचीन लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है, जिसमें IIT डायरेक्टर से लेके CSA कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे। भाजपा के 3 जिलाध्यक्षों से भी राष्ट्रपति मुलाकात करेंगे।
इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव का आज नामांकन होगा। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन किया जाएगा। नामांकन में बीजेपी प्रत्याशियों संग मौजूद रहेंगे प्रभारी मंत्री। साथ ही अयोध्या के विकास का प्लान आज प्रधानमंत्री मोदी खुद देखने वाले हैं। अयोध्या के विकास का विजन डॉक्यूमेंट प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे और पीएम मोदी और सीएम योगी वर्चुअली इस मीटिंग में जुड़ेंगे और उनके साथ कुल 13 अधिकारी भी होंगे। वर्चुअली कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी और सीएम योगी की चर्चा होगी। 1200 एकड़ में नव्य अयोध्या का निर्माण करने की तैयारियां चल रही हैं। तो यूपी में क्या रहेगा खास, जाना आपने बात कर लेते हैं उत्तराखंड की क्या रहेगा खास। आज देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। उनके कई कार्यक्रम हैं। सुबह 10 बजे अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन करने वाले हैं। सुहन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा द्वारा वेबिनार का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे राज्य के अलग अलग अस्पतालों में स्थित और जो स्थापित किए गए 5 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, उनका वर्चुअली लोकार्पण किया जाएगा, यानी कि एक बड़ी सौगात मिलेगी। दोपहर 3 बजे नित्यानंद स्वामी जन संघर्ष समिति द्वारा आपातकाल की 46वीं वार्षिकी पर उत्तराखंड के लोकतंत्र सेनानियों के साथ मुख्यमंत्री वर्चुअली चर्चा करेंगे।